चार दीवारी के अंदर जब इंसान सोने जाता है तो उसे लगता है कि दुनिया की सारी परेशानियां और सारे खतरे घर के दरवाजे के बाहर ही रह गए हैं। अपने बेडरूम में इंसान खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके आसपास उसके अपने लोग हैं जिन पर वह आंख मूंद कर भरोसा कर सकता है। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, अगर वही भरोसा एक धोखा बन जाए तो क्या होगा। यह कहानी एक ऐसे विश्वासघात की कहानी है। एक ऐसा घर जिसे बहुत मेहनत और पसीने से बनाया गया था, लेकिन उसी घर की चौखट को एक साजिश ने हमेशा के लिए अपवित्र कर दिया। जब सुबह हुई तो सब कुछ पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया था। जो कहानी दुनिया को बताई गई वह इतनी भयानक थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन सच वो नहीं था जो आंखों से दिखाई दे रहा था। सच तो एक गहरे अंधेरे में छुपा हुआ था जो कुछ ही घंटों में बाहर आने वाला था। ऐसी खौफनाक रात जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। एक ऐसा धोखा जिसने पवित्र रिश्तों की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया। दोस्तों, यह दिल दहला देने वाले खौफनाक और दर्दनाक कहानी हमें ले जाती है मध्य प्रदेश के धार जिले में। इंदौर शहर से कोई 60 किलोमीटर दूर एक छोटा सा और बहुत ही सीधा साधा गांव है जिसका नाम है गोंदी खेड़ा चारण। इसी गोंदी खेड़ा चारण गांव में रहने वाले एक बहुत ही होनहार और मेहनती नौजवान की यह कहानी है। उस नौजवान का नाम था देवकृष्ण पुरोहित। देवकृष्ण पुरोहित एक ऐसा इंसान था जिसे गांव का हर छोटा बड़ा व्यक्ति पसंद करता था। उसकी उम्र यही कोई 28 या 29 साल के आसपास रही होगी। वह पेशे से एक व्यापारी था। लाल मिर्च और मसालों का व्यापार करता था। आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि गांव देहात में अपना व्यापार खड़ा करना कितनी मेहनत का काम होता है। सुबह से लेकर रात तक मंडियों के चक्कर काटना, सही दाम पर माल खरीदना और उसे बेचना, इसमें बहुत पसीना बहाना पड़ता है। लेकिन देवकृष्ण कभी मेहनत से नहीं घबराया। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। वह अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। उसे लगता था कि वह जितनी मेहनत करेगा उसका घर उतनी ही ज्यादा खुशियों से भर जाएगा। घर परिवार की जिम्मेदारियां उसने बहुत पहले ही उठा ली थी। देवकृष्ण का स्वभाव इतना अच्छा था कि वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। उसका मानना था कि प्यार से दुनिया सब कोई आसानी से जीत सकता है। वह एक सच्चा और सीधा इंसान था जो छल कपट से कोसों दूर रहता था। लेकिन देवकृष्ण की यही अच्छाई और उसका यह सीधापन शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसकी शादी काफी समय पहले ही हो गई थी। उसकी पत्नी का नाम था प्रियंका। जब उनकी शादी हुई थी तब प्रियंका बहुत छोटी उम्र की थी। वो एक बाल विवाह जैसा ही था जो हमारे ग्रामीण इलाके में अक्सर देखने को मिल जाता है। दोनों ने साथ में एक लंबा सफर तय किया था। देवकृष्ण को लगता था कि प्रियंका उसके हर सुख दुख की साथी है। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखता। प्रियंका की जरूरतें पूरी करने के लिए वो दिन रात मसालों की बोरियां उठाता और व्यापार में भी जी जान लगा देता। लेकिन देवकृष्ण इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि वह जिस इंसान को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा मान रहा है उसी के मन में एक गहरा और काला जहर पनप रहा है। देवकृष्ण की दुनिया मसालों की खुशबू और परिवार के प्यार से महक रही थी, जबकि प्रियंका के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक तरफ देवकृष्ण का सीधा और सच्चा दिल था तो दूसरी तरफ एक ऐसा काला सच जिसे पहचानने में देवकृष्ण पूरी तरह से नाकाम रहा। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। देवकृष्ण अपने काम में व्यस्त रहने लगा और इसी व्यस्तता के बीच घर की चार दीवारी में एक ऐसी दरार पैदा होने लगी जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। एक पति दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन वही दूसरी ओर पत्नी की नीयत पूरी तरीके से भटकने लगी थी। कहा जाता है दोस्तों, जब रिश्तों में असंतोष बढ़ जाता है तो बाहर वालों को घर में घुसने का रास्ता बड़े ही आसानी से मिल जाता है। और यही हुआ देवकृष्ण के घर में। इस कहानी में एंट्री होती है एक तीसरे इंसान की जिसका नाम था कमलेश। कमलेश राजगढ़ का रहने वाला था। उसकी उम्र 32 से 35 साल के बीच थी। कमलेश का स्वभाव देवकृष्ण से बिल्कुल अलग था। वह बातों को घुमाने और लोगों को अपने जाल में फंसाने में पूरी तरीके से माहिर था। न जाने कैसे और कब प्रियंका की मुलाकात कमलेश से हुई और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। शुरू में शायद यह सिर्फ एक जान पहचान रही होगी, लेकिन धीरे धीरे यह जान पहचान एक नाजायज रिश्ते में बदल गई। प्रियंका जो देवकृष्ण की पत्नी थी वह अब कमलेश के प्यार में पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। वह कमलेश के साथ घंटों फोन पर बातें करती। जब देवकृष्ण काम के सिलसिले में घर से बाहर होता या माल लेकर मंडी गया होता तो प्रियंका का पूरा समय कमलेश के साथ फोन पर ही बीतता। गांव के माहौल में ऐसी बातें छुपती नहीं है दोस्तों। धीरे धीरे दीवारों के भी कान होने लगे। कभी किसी ने कुछ देखा, कभी किसी ने कोई फुसफुसाहट सुनी
और देवकृष्ण के कानों तक भी यह बातें धीरे धीरे पहुंचने लगी। एक सीधे साधे इंसान के लिए यह बात किसी झटके से कम नहीं थी। उसने प्रियंका से इस बारे में बात करने की कोशिश की। वह उसे समझाता कि हमारे घर की इज्जत है, समाज में लोग क्या कहेंगे। वह उसे कमलेश से दूर रहने की हिदायत देता था। कई बार घर में इस बात को लेकर कहासुनी भी हुई, लेकिन देवकृष्ण आखिर एक पति था। वह अपना घर तोड़ना बिल्कुल चाहता नहीं था। वह सोचता था कि शायद वक्त के साथ प्रियंका धीरे धीरे सुधर जाएगी। वो अपनी इज्जत और समाज के डर से इन बातों को घर के अंदर ही सुलझाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। वो खून का घूंट पीकर रह जाता। उसे लगता था कि अगर यह बात बाहर गई तो दोनों परिवार की बहुत बदनामी होगी, लेकिन प्रियंका पर देवकृष्ण की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके सर पर तो कमलेश का भूत सवार था। उसे देवकृष्ण का प्यार, उसकी मेहनत, उसका सीधापन सब कुछ बुरा लगने लगा था। प्रियंका और कमलेश के बीच वह नाजायज रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि अब उन्हें देवकृष्ण एक बहुत बड़ी रुकावट लगने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि जब तक देवकृष्ण इस दुनिया में है तब तक वह दोनों खुलकर एक हो नहीं सकते। प्रियंका भूल गई थी कि इसी देवकृष्ण ने उसे बचपन से लेकर आज तक रानी की तरह रखा था। उसका जमीर पूरी तरह से मर चुका था। और फिर एक दिन कमलेश और प्रियंका ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर इंसानियत भी कांप जाए। उन्होंने तय किया कि वह अपनी राह के इस कांटे को हमेशा के लिए हटा देंगे। अब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि देवकृष्ण को कैसे इस दुनिया से विदा किया जाए ताकि वह दोनों अपना घर बसा सकें। एक पत्नी जिसके हाथों में पति की लंबी उम्र के लिए चूड़ियां पहनी गई थी, अब उन्हीं हाथों से वह अपनी सुहाग की मौत का सामान तैयार कर रही थी। और दोस्तों, फिर वो मनहूस समय भी आ गया। तारीख थी 7 अप्रैल 2026। यह वह दिन था जब प्रियंका और कमलेश की खौफनाक साजिश अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी थी। देवकृष्ण को रास्ते से हटाने के लिए कमलेश ने एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई थी। वह जानता था कि अगर वह खुद कुछ करेगा तो सीधा फंसेगा, इसलिए उसने एक इंसान को हायर किया। एक ऐसा इंसान जो पैसों के लिए किसी का भी बुरा कर सकता था। उस सुपारी किलर का नाम था सुरेंद्र। कमलेश ने सुरेंद्र को देवकृष्ण का काम तमाम करने के लिए पूरे 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। 1 लाख के बदले में एक हंसते खेलते इंसान की जिंदगी का सौदा कर लिया गया। 7 और 8 अप्रैल की वो मनहूस रात गोंदी खेड़ा चरण गांव में चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के लोग दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में सो रहे थे। देवकृष्ण भी अपने व्यापार का काम खत्म करके घर लौटा था। वह बहुत थका हुआ था। खाना खाने के बाद वह अपने बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही पलों में वह गहरी नींद की वादियों में चला गया। उसे क्या पता था जिस छत के नीचे वह सो रहा है वही छत आज उसकी जिंदगी की आखिरी छत साबित होने वाली है। रात के करीब 1 या 2 बज रहे होंगे। पूरा गांव शांत था। घर के अंदर प्रियंका जाग रही थी। वह उस भयानक पल का इंतजार कर रही थी जब उसे लगा कि देवकृष्ण पूरी तरह से गहरी नींद में है। तो वह दबे पांव उठी और उसने अपने घर का मुख्य दरवाजा धीरे से खोल दिया। यह वह दरवाजा था जिसे घर की सुरक्षा के लिए बंद रखा जाता है, लेकिन आज उसी घर की मालकिन ने मौत को अंदर आने का रास्ता दे दिया था। दरवाजा खुलते ही कमलेश और वह भाड़े का कातिल सुरेंद्र दबे पांव घर के अंदर घुसे। उनके हाथों में तेज धारदार हथियार थे। प्रियंका ने उन्हें सीधे देवकृष्ण के बेडरूम का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद जो हुआ वह इतना खौफनाक था कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। नींद में सो रहे उस सीधे साधे मसाला व्यापारी को संभलने का एक मौका तक नहीं मिला। नींद की अवस्था में ही उस पर वार किए गए। उसने अपनी आंखें खोली होगी तो सामने अपनी मौत को खड़ा पाया होगा। उसकी चीखें उस बेडरूम की दीवारों में घूट कर रह गई। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। देवकृष्ण जो कल तक अपने परिवार के लिए सपने बुन रहा था, अब इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुका था। उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया था। लेकिन साजिश का नाटक यही खत्म नहीं हुआ दोस्तों। देवकृष्ण को खत्म करने के बाद इन तीनों ने मिलकर एक बहुत ही चालाकी भरा ड्रामा रचा। प्रियंका चाहती थी कि यह मामला आपसी दुश्मनी या पत्नी के धोखे का न लगे, बल्कि यह एक लूट और डकैती का मामला लगे। इसलिए उन्होंने घर की अलमारियां खोल दी, सारा सामान जमीन पर बिखेर दिया। ऐसा मंजर बनाया जैसे कोई बहुत बड़ा लुटेरे का गिरोह घर में घुसा हो। प्रियंका ने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी भी गढ़ ली। जब सुबह हुई, गांव वालों को इस घटना का पता चला तो कोहराम मच गया। प्रियंका ने रो रो कर जमीन आसमान एक कर दिया। वह बुरी तरह से बिलख रही थी, चीख रही थी और लोगों को बता रही थी कि रात में 3-4 नकाबपोश लुटेरे घर में घुसे थे। उन्होंने उसे और उसके परिवार के बाकी लोगों को अलग अलग कमरों में बंधक बना दिया था। वह चिल्ला रही थी कि लुटेरों ने घर से 3 लाख के जेवर और कुछ नकदी लूट लिए। और जब उसके पति देवकृष्ण ने उन लुटेरों का विरोध किया तो उन्होंने उसे बेरहमी से मार डाला।
प्रियंका की यह एक्टिंग इतनी जोरदार थी कि पहली नजर में हर कोई उसकी बातों पर यकीन कर रहा था। गांव वाले एक बेबस और रोती हुई पत्नी को देखकर तरस खा रहे थे। सूचना मिलते ही धार जिले के राजौद पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत गोंदी खेड़ा चारण गांव पहुंच गई। पुलिस ने जब क्राइम सीन को देखा तो मामला बहुत ही संगीन नजर आ रहा था। एक व्यापारी की उसके घर में ही हत्या कर दी गई थी और पत्नी लूटपाट की कहानी सुना रही थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। प्रियंका पुलिस के सामने भी वही रोने धोने और लूटपाट का नाटक कर रही थी। वह खुद को एक बेबस और लाचार महिला साबित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथों से वह बच नहीं सकता। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सच को चाहे कितना भी गहरा दफना दिया जाए, वह खुद जमीन फाड़कर बाहर आ ही जाता है। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। ज्यादा देर तक सच छुप नहीं पाया। पुलिस ने जब ध्यान से उस बेडरूम और पूरे घर का मुआयना किया तो उन्हें कुछ चीजें बहुत अजीब लगी। पहला शक पुलिस को तब हुआ जब उन्होंने घर में बिखरे हुए सामान को देखा। सामान ऐसे बिखेरा गया था जैसे जानबूझकर कोई दिखावा कर रहा हो। असली डकैत जिस तरह से चीजों को लूटते हैं और तोड़फोड़ करते हैं, वैसा वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बाहर से घर के अंदर जबरदस्ती घुसने का कोई भी निशान नहीं था। दूसरी बात जो पुलिस को खटकी वो थी देवकृष्ण के शरीर पर मौजूद घावों की प्रकृति। घाव देखकर साफ लग रहा था कि मारने वाले के दिल में बहुत ज्यादा नफरत और गुस्सा था। एक आम लुटेरा सिर्फ बचने के लिए वार करता है, लेकिन यह मामला बहुत ही निजी लग रहा था। इसके अलावा देवकृष्ण का मोबाइल भी मौके से गायब था, जो एक बहुत बड़ा सुराग था। पुलिस के तेज तर्रार अधिकारियों को यह समझते देर नहीं लगी, यह लूटपाट का मामला नहीं बल्कि यह एक पूरी तरह से गहरी प्री प्लान साजिश है। पुलिस ने तुरंत अपना जांच का तरीका बदल दिया। उन्होंने प्रियंका की बातों पर यकीन करने के बजाय उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने प्रियंका के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकलवाई। जैसे ही कॉल डिटेल सामने आई, पुलिस के सामने वह नाम आ गया जो इस पूरी साजिश की जड़ था। उसका नाम था कमलेश। पुलिस ने देखा कि रात के वक्त जब लूटपाट की बात कही जा रही थी, उससे पहले भी प्रियंका और कमलेश के बीच लगातार बातें हो रही थी। पुलिस ने जब लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि रात के समय लगभग 1:55 तक कमलेश की लोकेशन भी उसी गांव में देवकृष्ण के घर के आसपास ही थी। इसके बाद पुलिस ने प्रियंका से जो पूछताछ की वह बहुत ही सख्त थी। पुलिस ने उसे सीधे सवाल किए कि जब तुम अलग कमरे में बंधक थी तो दरवाजा किसने खोला और लुटेरों ने तुम्हें कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। पुलिस के इन तीखे सवालों और फोरेंसिक सबूतों के सामने प्रियंका का वो झूठा नाटक और उसका वह बनावटी रोना ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। महज 5 से 6 घंटे के लगातार पूछताछ के बाद प्रियंका अंदर से टूट गई। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने रोते हुए सारी सच्चाई उगल दी कि कैसे उसका कमलेश के साथ चक्कर चल रहा था, कैसे उन्होंने 1 लाख में सुरेंद्र को सुपारी दी और कैसे उसने खुद रात को दरवाजा खोलकर कमलेश और सुरेंद्र को अंदर बुलाया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया और इसके कुछ ही समय बाद उसके आशिक कमलेश को भी दबोच लिया गया। हालांकि वह भाड़े का कातिल सुरेंद्र अभी भी फरार है, लेकिन पुलिस उसके संभावित ठिकाने पर लगातार छापेमारी कर रही है और उम्मीद है कि वह भी बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। यह केस पुलिस की बेहतरीन और तेज जांच का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है, जहां एक अंधी हत्या की गुत्थी को महज कुछ ही घंटों में सुलझा लिया गया। सैल्यूट है मध्य प्रदेश पुलिस को, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे झूठ का न सिर्फ पर्दाफाश किया बल्कि सही हत्यारे को गिरफ्तार भी कर लिया। आपको याद होगा दोस्तों, इंदौर का वह मशहूर राजा रघुवंशी केस, जहां पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बिल्कुल इसी तरह अपने पति की जान ली थी। यह केस बिल्कुल वैसा ही निकला जहां घर का रक्षक ही भक्षक बन गया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज में गिरते हुए नैतिक मूल्यों और खोखले होते जा रहे रिश्तों का एक बहुत ही कड़ा सच है। एक इंसान जो दिन रात अपने परिवार के लिए पसीना बहाता है, वो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिसे वो अपनी जिंदगी मानकर घर में बैठाए हुए है, वही उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच सकती है। आज के इस दौर में जहां पवित्र रिश्तों की अहमियत बहुत कम होती जा रही है, वहां ऐसी घटनाएं हमें अंदर तक झकझोर कर रख देती है। देवकृष्ण की कोई गलती नहीं थी सिवाय इसके कि उसने एक गलत इंसान पर अंधा भरोसा किया और समाज की बदनामी के डर से सब कुछ चुपचाप सहता रहा। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं और कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। कानून ने तो अपना काम कर दिया और अपराधियों को उनकी सही जगह पहुंचा दिया, लेकिन जो जिंदगी चली गई, जो परिवार हमेशा के लिए बिखर गया, उसकी भरपाई अब कोई कानून, कोई सजा नहीं कर सकती। हमें अपने रिश्तों में
ईमानदारी और वफादारी को जिंदा रखना होगा। अगर रिश्ते में कोई परेशानी है, कोई बात है, तो उसे बातचीत से या अलग होकर सुलझाना चाहिए, न कि ऐसे खौफनाक कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, इस दर्दनाक घटना को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या आज के समय में रिश्तों की अहमियत खत्म होती जा रही है, या समाज का डर इंसान को गलत फैसला लेने पर मजबूर कर देता है? बाकी इस पूरे घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको जनतक न्यूज की यह सच्ची और जमीनी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि समाज में एक जागरूकता फैले। और हां, अगर इस वीडियो को YouTube चैनल जनतक न्यूज पर देख रहे हैं तो चैनल जनतक न्यूज को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज जनतक न्यूज को जरूर फॉलो करें। बहुत जल्द हम लौटेंगे एक और ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जहां भी रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।